अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा नवाज। नाज़रीन, बहुत अहम टॉपिक है आज के। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी है। उन्होंने कहा है कि इसी माह या शायद अगले महीने डबल डेकर बसेस कराची की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। बहुत अहम खबर है। क्या वाकई ऐसा है? और बड़े भी दावे किए उन्होंने कहा कि ई टैक्सी चलाने का भी हम सोच रहे हैं, जल्द ही ऐलान कर देंगे। खवातीन को मोटरसाइकिल्स देंगे और मुफ्त लाइसेंस की सहूलत भी खवातीन को दी जाएगी, जबकि BRT पर काम मुकम्मल होने वाला है और जल्द ही वो भी वर्किंग में आ जाएगा। दूसरी जानिब शहर कायद में डंपर माफिया का राज है और एक और नन्हे पुल को कुचल दिया गया है। बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ। 2.5 साला बच्चा जिसको डंपर ने रॉन्ग साइड से कुचल दिया आते हुए, एक तो कानून की खिलाफ वर्जी की और दूसरे कीमती जान का ज़िया भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया कहीं हरकत में नजर नहीं आई, क्योंकि मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, ड्राइवर बहरहाल फरार है और उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं। आखिर कब तक कराची में इस तरह के वाकयात होते रहेंगे? कौन इसको रोकेगा और क्या इन मसाइल का हल होगा? इस पर जरूर बात करेंगे। जमात इस्लामी ने एक और एहतजाज की कॉल दे दी है। उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे और CM से कई मुतालबात करेंगे। ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा रहेगा। जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी आपको। नदीम शहजाद साहब तज्जियाकार हैं, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि नजीब अयूबी साहब जमात इस्लामी से ये भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और खुशामदीद कहेंगे आपको। नदीम शहजाद साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी। पहली दफ़ा आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जो शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक बड़ी खुशखबरी शहर कायद के लोगों के लिए सुना दी है। ऐसे दावे हुकूमत सिंध की जानिब से या वज़रा की जानिब से बड़े किए जाते रहे, जो गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं। मुकम्मल आज तक शायद कोई नहीं हुआ, तो क्या ये वादा या ये दावे भी दावे ही रहेंगे? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो कई शोबों में इनके जो हैं बहुत सारे खलफिशार भी नज़र आते हैं और इनके वादे दावे ज़रूर नज़र आते हैं। अब 15 साल से मुसलसल इनकी हुकूमत सिंध के अंदर ये काबिज़ हैं और हुकूमत इनकी कायम व दायम है। उस दौरान भी आप देखे जाए तो कराची की जो हालात थे, यहाँ पर अमन अमान का मसला था, ट्रांसपोर्टेशन का मसला था, पानी की सप्लाई का आज तक मैटर। आज भी कराची के ऐसे इलाके में आपको बता सकता हूँ जब 3 से 4 माह 6 माह तक पानी की सप्लाई नहीं मिल रही, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा, वहां पर अब दूसरी जानिब अगर वैसे पानी मिल रहा है, खरीदने से तो टैंकर मिल रहे हैं, खरीदने से नहीं, बारिश का पानी भी तो गया है। बारिश का पानी भी देखें जी, इन्हें भी वो सेफ नहीं कर पा रहे। डैम बने होते तो पानी सेफ होता, इतना पानी का ये ज़ियान हुआ है। और ये देखें, यही हमारी ये नेमत है, इसको भी नाशुक्री भी हम कह सकते हैं कि इस हवाले से अगर हमने उस पानी के रिजर्वायर बनाए होते, इसको सेव करने के लिए डैम्स बनाए होते, तो ये भी हमें जो अल्लाह की तरफ से कुदरती एक नेमत है, हमारे पास एक खजाना था ये। लेकिन चलें उसके मुतबादिल हम आ जाते हैं कि समंदर हमारे पास मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर इसका ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए गए हैं, समंदर से पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन नदीम शहजाद साहब, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, इतना गंदा कर दिया समुंदर को कि वो समुंदर नहीं रहा, वो तो जाने के काबिल नहीं है। आप बिल्कुल ये बात तो है कि बाबा आइलैंड मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं खास तौर पे रिपोर्टिंग के लिए या वहाँ पे शो करने के लिए, तो बहुत बुरे हालात हैं। इसमें ये कि थोड़ा सा आप कराची से थोड़ा सा बाहर अगर निकल कर इसको देख लें, हम हब की तरफ जा सकते हैं, गडानी से पानी ले सकते हैं, करीब से ले सकते हैं। देखें, तमाम सप्लाई लाइनें तो K4 का अगर मनसूबा हम सिंध से ला सकते हैं, इतनी दूर से उसकी इतने किलोमीटर से ला सकते हैं, तो ये भी सकता है पानी। तो ये बात आ रही है शर्जील इनाम मेमन साहब पे, जो वजीर इत्तलात भी हैं और सीनियर वजीर का लकब भी उनके पास है। ये उनको सीनियरिटी किन बुनियादों पर है, बहरहाल एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। लेकिन उन्होंने फिर देखें, उन पर वो केसेस भी रहे, वो भी हमसे भूला नहीं है वो दौर। माजी को याद रखना चाहिए, माजी भी हमारे सामने उनका शर्जील इनाम मेमन साहब का, किस तरह उनके ऊपर वो एक जस्टिस साहब छापे लगा करते थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर साबित किया, शायद वो जो उन पर उनकी गिरफ्तारियां, उनके साथ जो मामला गुजरे, उन्होंने शायद फिर तैयार कर ली, तौबा कर ली कि मैं कोई अवाम की खिदमत ही करूंगा। तो इस वक्त सिंध के अंदर, अगर पंजाब के अंदर वजीर आजम या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अगर कहते हैं कि जो स्पीड है काम की, क्योंकि इन्हें भी पहले काम की स्पीड कहा जाता था, मोहसिन नकवी साहब के बारे में कह रहे हैं, मरियम नवाज के बारे में भी कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मरियम भी बहुत अच्छा काम करे। लेकिन सिंध के अंदर शर्जील इनाम मेमन काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखें कि बसेस का जो एक हमारे कराची में
बहुत बड़ा मसला है ट्रांसपोर्टेशन का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। ग्रीन बसेज आई हैं, रेड बसेज आई हैं, पिंक बसेज आई हैं, अब डबल डेकर की भी जो बात की, जरूर ये आपको नजर आएंगी कराची में। ठीक है, बिल्कुल। अब नजीब अयूबी साहब से भी पूछ लेते हैं। नजीब अयूबी साहब, आपको भी लगता है ऐसा कि डबल डेकर बसेस आएंगी? मतलब मुझे तो कहीं सड़क नजर नहीं आती। मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूँ कि आप मुत्तफिक हैं शहजाद साहब की बात से? देखिए, शहजाद साहब वो अच्छी बातें की है। शर्जील मेमन साहब के जो ऐलान है, सिर्फ शर्जील मेमन के ही नहीं, वो बल्कि अब तक पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की गवर्नमेंट रही और मियाँ साहब वफाक में मौजूद हैं, कराची के रेफरेंस से किसी के भी वादे बदकिस्मती से पूरे नहीं हुए। वो मशहूर ज़माना वादे तो आपको याद होंगे, पूरी कराची को याद है कि 1.5 अरब, 1000 अरब, 1500 अरब के पैकेज, और उसमें से एक पाई भी नहीं मिली। इस वक्त कराची शहर को ज़रूरत है 10,000 बसों की। अगर आप उसमें इस वक्त भी 300 बसें चल रही हैं, जो कभी लाल रंग है, कभी नीला रंग है, कभी पीला रंग है, कभी वो खवातीन की हो जाती है, तो ये रंगबाजी वाली जो कहानी है ना, ये तो पीपल्स पार्टी पर ख़त्म है। तो रोज़ाना एक नई किस्म की रंगबाजी होती है कि आज नीली बस चलेगी, कल पीली बस चलेगी। पता चला वही बसें, उसी को सफ़ेद पेंट मार दिया, उसी को नीला कर दिया, उसी को पीला कर दिया। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैं तो ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुने। या तो मैं कोई अथॉन्टिक बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसकी तरदीद कर दें। ये आपके पास 300 बसें हैं और शहर में ज़रूरत है 10,000। ये मैं नहीं कह रहा, जमात इस्लामी नहीं कह रही, ये तो दुनिया की जो अथॉन्टिक एजेंसीज हैं वो कह रही हैं। अभी रिपोर्ट शाया हुई है कि कराची शहर, जो कि अब मेगा कॉस्मोपॉलिटन से भी आगे निकल गया है, इसकी जरूरत 10,000 बसें हैं। तो आप डबल डेकर ले आए, आप वो 4 मंजिला बस ले आए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि आप कराची के हवाले से काम कर रहे हैं, बात आपकी सही है कि सड़कें तो बना दो, रोजाना डंपर तो अगर 3,000 बसें आ भी जाती हैं तो चलेंगी कहाँ? सर पे चलाएंगे? आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त कीजिए भाई। आपने ये जो रेड लाइन मंसूबा शुरू किया है, आज ही ये केस हो गया। कराची के शहरी ने आज ही जाके 5 साल के अंदर आज ही अदालत सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी कि ये इस मंसूबे से हमारी जान छुड़ाए, हमारी तो कमर टूट गई है, हम बीमार हो गए। और बीआरटी के नाम से जो इन्होंने शुरू किया, आप लिख के ले लीजिए मुझसे, जो ये कह रहे हैं ना कि हम शुरू कर देंगे जल्द, तो इनका जल्द कब आएगा ये मुझे नहीं पता। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ये अपना टाइम तो ये पूरा कर चुका है, जो इसकी मियाद थी ना ये पूरी हो चुकी है, और 10% काम हुआ है, 90% काम बाकी है। और ये आइंदा 4 साल में भी आपके शो में मैं बहैसियत जिम्मेदार जमात इस्लामी के ये दावा कर रहा हूं, लिख के दे रहा हूं कि आइंदा 4 साल में भी मुकम्मल नहीं होगा। अब आप वजह पूछिए। वजह इसलिए नहीं होगा कि इन्होंने पीछे वाला काम ही नहीं किया। बायोगैस पे चलेगी ये बसें, तो बायोगैस का प्लांट नहीं लगा जिसने वहां भैंस कॉलोनी में लगना है, और जिस कंपनी से कोटेशन मांगी है, हंसी आ रही है आपको, सारी दुनिया हंस रही है इनके दावों के ऊपर, शहजाद भी हंसेंगे कि वो प्लांट लगाने वाली कंपनी कहती है कि जनाब हमें 2 साल लगेंगे प्लांट लगाने में। तो अब आप बताइए, अभी तो ऑर्डर ही नहीं किया उस कंपनी को, प्लांट ही नहीं लगा, तो बायोगैस पे आप चलाएंगे कैसे? अभी तो सिर्फ हसन स्क्वायर तक की रोडें भी नहीं बनी, और पीछे जो काम आपने मलीर कैंट से शुरू किया हुआ है उसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं डली। तो आप किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं? सिवाय टीवी के ऊपर थोड़े से नंबर गेन करने के लिए, तो हम तो कराची वाले आदी हैं। इमरान खान भी यही काम कर चुके हुए थे, नवाज शरीफ एंड शहबाज एंड कंपनी भी यही काम करती रही है, अब पीपल्स पार्टी 18 साल से यही काम कर रही है। और उससे पहले भी वो रोटी कपड़ा और मकान, वो भूल गई हैं आप? मिल गई रोटी, मिल गया कपड़ा, मिल गया मकान, तो ये मेरी बात सुने। अब आपने सवाल छेड़ा है और हमारे मोहतरम शर्जील इनाम मेमन साहब की बात की है, तो मैं कोई शहद का जिक्र नहीं करूंगा, मैं किसी के कैरेक्टर पे नहीं जाता, मैं पॉलिटिकल बात करूंगा कि पॉलिटिकल वादे इस तरह के ना करें कि जिसके नतीजे में सुबकी उठानी पड़े। क्यों कि ये जो बीआरटी का मामला है, इसके नीचे से K4 की लाइन गुजरनी है। K4 की लाइन 18 इंच की जो लाइन गुजरेगी इसी रास्ते में से, तो ये उसकी वजह से 18 इंच की नहीं, आई थिंक 84 इंच की जो इतनी बड़ी लाइन गुजरनी है, तो शुमाइला फिर मुझे आप बताइए ना कि बीआरटी का लाइन दोबारा उसे खोदेंगे।
मतलब मेरा ख्याल है इसको रोक दिया जाएगा। अब वो लाइन का 1 साल में काम शुरू होगा। जब वो लाइन क्योंकि लाइन भी तो इधर से थोड़ी डलेगी, वो तो पीछे से डलती हुई आएगी और वो फिर यहाँ से हसन स्क्वायर से क्रॉस करके आगे जाएगी, तो उसके नतीजे में मजीद ये 2-3 साल लेट हो जाएगा। तो जिस तरह K4 का मंसूबा है, K4 के मंसूबे पे आप आ जाइए। K4 का मंसूबा आज का मंसूबा नहीं है। ये नेमतुल्लाह खान जमात इस्लामी के मेयर ने 22 साल हो चुके हैं, 22 साल। बिल्कुल। और हर दफा ये क्या कहते हैं, अब अभी यही लिख लो, चलो तुम 22 साल में हर साल इनका ऐलान ये होता है अगले साल K4 होने वाला है, अगले साल K4। 22 साल गुजर गए मेरे भाई, अभी भी नहीं हुआ। बजट में पैसे ही नहीं रखे। अच्छा, बजट में पैसे होंगे तो अभी पता है कितने पैसे रखे हैं? 3 अरब 3 अरब रुपए। जरूरत उन्होंने क्या था, कितने पैसों की है? 70 अरब 70 अरब 70 अरब। तो 3 अरब में बन जाएगी? 150 अरब की जरूरत है। नहीं तो बन जाएगी। यार क्या मजाक है यार। कराची का ही आपको नजर, जो 4000 से ज्यादा कितना टैक्स दे रहे हैं भाई कराची वाले, मैं आपको बताता हूँ। 68%। नहीं परसेंट को छोड़ो, फिगर्स की बात करो ना। अच्छा। कराची वाले जो टैक्स दे रहे हैं नजीब साहब वो फैक्ट्स एंड जनाब, फिगर्स के साथ लेके आए हैं चीजें। हाँ मैं तो हर चीज लेके आया हूं ना। कराची वाले पूरी जनाब 3500 अरब से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और उसके नतीजे में हमें क्या मिल रहा है? पानी कैसा मिल रहा है? जो 3000 का टैंकर था, अभी इन्होंने 12 अरब रुपए पानी में बहा दिए मुर्तजा वहाब ने। क्या ये कैसे बह गए? वो नहर बनाएंगे जी, सिमेंटेड करेंगे, तो पहले भी बनी हुई थी नहर, कोई नया प्रोजेक्ट तो नहीं था ये। हब से जो नहर वो निकाल रहे थे, कैनाल जो निकाल रहे थे, तजुर्बे के अंदर ही बह गई। फिर कहा नहीं हम 14 अगस्त को इफ्तिताह कर देंगे। हमने कहा भाई कि ऐसा नहीं करो, दोबारा फिर 12 अरब रुपए बह जाएंगे। फिर बह गए। 100 MGD पानी कराची को मिलना था, 40 MGD मिल रहा है। और हो क्या रहा है, जो वो औरंगी टाउन है, बनारस है, फ्रंटियर है, शेरशाह है, नाजाबाद है, इन जगहों पे फिर वही टैंकर 10-10 हज़ार रुपए के मिल रहे हैं जो 3,500-4 हज़ार रुपए का मिलता था। तो कोई ऐसा वादा जिसके पीछे खांचा ना हो, जिसके पीछे कोई कहानी ना हो, पीपल्स पार्टी इसके अलावा चलती नहीं है, माजरत के साथ। अच्छा चले, नदीम साहब से बात करते हैं। नदीम साहब, बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है नजीब अय्यूबी साहब ने। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनका कोई अच्छा काम बता दें। देखें, इस हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं, एक हालिया आपको काम बता देता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो चेयरमैन है ऐसा काम जो पीपल्स पार्टी के, हाँ, जो के उन्होंने देखें, एक तो जो 20 लाख घरों की बात की है कि इसमें पहली दफा उनके ये दावा और कहना, और इस हवाले से देखें तादाद पे मैं नहीं जाऊंगा, इस बात पे जरूर जाऊंगा कि उन्होंने खवातीन को एम्पावरमेंट किया है और वो घरों के जो हकूक हैं, इख्तियारात हैं, वो खवातीन को दिए जा रहे हैं, जो घर बना के दिए जा रहे हैं। सैलाब जदगान जो सब 21 लाख घर जो उन्होंने 21 लाख को उन्होंने, वो उसमें फिर 20 लाख की बात आई। अच्छा। तो उसमें वो खवातीन को दिया। अच्छा, इसी हवाले से एक हालिया सिंध के अंदर जो काम एक हुआ है और बहुत अच्छा, इसके जो नताइज आप देखेंगे आने वाले वक्त में जाहिर होंगे। फिशर कोऑपरेटिव में सोसाइटी जो है, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी फिशरी के अंदर, इसकी जो चेयरमैन है उसके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फातिमा मजीद नामी एक खातून को मुंतखब किया है, जो कि बहुत एक एनजीओ के साथ भी वाबस्ता हैं, बड़ी वर्कर हैं, मेरिट की बुनियाद पर। उसकी कोई इतने बड़े सोर्सेज नहीं थे। इस चेयरमैनशिप के लिए ये पूरी एक मिनिस्ट्री है और उसको देने का मकसद ये था कि चूंकि वो हॉनेस्ट है, वर्कर है, उसमें ये नहीं देखा गया कि कोई मर्द है या खातून है। अब खातून को पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर फिशरी की जो चेयरमैन है वो खातून लगी है और उम्मीद है कि वो जो वहां के अरबों रुपए के मामलात हैं उसको वो खुशअस्लूबी से निभाएंगी और जिस तरह उनका मेरिट पर इंतखाब हुआ है वो भी सामने आ जाएगा। ये भी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर ये काम है। अब जहां तक नजीब भाई की बात है, देखें, जमात इस्लामी बहुत ज्यादा मसाइल है, कोई शक नहीं है इसमें, दो राय नहीं है, लेकिन इसके रेवेन्यू भी बहुत बड़ा है। अगर उसको सही मानो उसको यूटिलाइज किया जाए, उस पर वर्क किया जाए, तो अब चूंकि अब यहाँ पर फॉरेन में उसकी ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है कि ब्लू इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिस पर हमारे वफाक में भी ये बात की गई है कि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना है तो उसके अंदर ब्लू इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा रोल है और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एक रोल है। इसी तरह नजीब भाई की जो बात है, देखें जी, जमात इस्लामी तो हमेशा से धरने और इस तरह के जज्बाती बयानात तो इनके जरूर हैं, हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अवाम भी अब सुनकर वो एक हद आई है कि उस पर वो बस हो गए कि हाफिज नईम साहब थे यहाँ पर कराची की क़यादत कर रहे थे, वो कराची में कोई ना कोई काम गर्म रखते थे, यानी गैस डिपार्ट के ऊपर है, बिजली
کے اوپر وہ آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے تھے, لیکن پھر اچانک سے خاموش کیوں ہو جاتے ہیں یہ نہیں سمجھ آتی. عوام پھر اس میں ذرا سا ان کو وہ ابہام آ جاتا ہے کہ خاموشی ہو جاتی ہے, اس کے نتائج نہیں اخذ ہو پاتے. اب کراچی میں تمام دیکھیں قصور اگر شجیل نام میمن یا پیپلز پارٹی کا ہی نہیں, یہاں پر ایم کیو ایم بھی رہی ہے, ان کے بھی دور مسلط رہا ہے, پھر کاف لیگ کے جس دور مشرف صاحب کے دور میں کراچی کو کثیر رقم فنڈ ملے, ان فنڈز کا حساب کون دے گا؟ پھر اگر آج کرپشن ہو رہی ہے یا اگر یہاں روڈوں کی یا انفراسٹرکچر کے اندر اگر خامیاں ہیں, خرابیاں ہیں, اگر کمیشن مافیاز ہے, تو اس پر منظم طریقے سے قانونی آئینی راستہ کیوں نہیں اپنایا جاتا؟ بجائے بات کرنے کی, دیکھیں گفتن نشستن برخاستن, میں بھی یہاں بات کر لوں گا, جذباتی باتیں ہوتی ہیں ٹاک شوز میں, آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں, اس کے بعد اسی طرح گلے مل رہے ہوتے ہیں ہم, اور اسی طرح ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا ہو گیا پر ہم بڑی سنا دی باتیں ہیں. بات یہ نہیں, بات کا سولوشن ہونا چاہیے, اس کا حل ہونا چاہیے. پھر وہ لڑائی بھی کریں کیا سامنے, لڑائی نہ بھی ہو, لیکن کم از کم پھر ان حریفوں کا جو بیٹھ کر بات کر رہے ہوں, دونوں جماعتوں کی اگر نمائندگی کرو تو پھر ملنا بھی اتنا آسان نہیں بنتا, چونکہ ایک کو آپ کہہ رہے ہو کام کرتے میں ملنا چاہیے, جب عوام کا مفاد ہو, عوام کو ریلیف دینے میں ملنا چاہیے, صرف چائے پینے کے لیے نہیں ملنا چاہیے. آپ کا اختلاف بھی اچھا لگتا ہے, آپ کی تنقید بھی اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اور ایم کیو ایم سے ساجد احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, ان سے بھی بات کریں گے, انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ایم کیو ایم سے پاکستان سے ساجد احمد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ساجد احمد صاحب. ساجد احمد صاحب, بڑی بڑی چیزیں شہر قائد کے عوام کے لیے, شجیل انعام میمن صاحب نے کہا ہے کہ وہ اب ڈبل ڈیکر بسز لے کے آ رہے ہیں اگلے مہینے, اور بی آر ٹی منصوبہ مکمل ہو جائے گا, اور خواتین کو موٹر سائیکلیں دی جائیں گی, لائسنس کی مفت سہولیات انہیں دی جائیں گی, ای ٹیکسیز بھی چلائی جائیں گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت شہر قائد میں ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ, یہ ممکن ہے؟ ہاں چلائیں گے, سمندر میں چلائیں گے, اور کہاں سیوریج کے پانی میں, گٹر لائنوں میں کہاں چلائیں گے سب کچھ. یہ جو لا رہے ہیں آج 35-40 سال سے ان کی حکومت سندھ کے اندر ہے, اور ان کے صرف دعوے ہیں, باتیں ہیں. حالات دیکھ رہے ہیں اس وقت کراچی کے ان کے بالکل اگینسٹ ہو گئے. ابھی جو ایک اسٹائل رین کا آیا ادھر, اس کے نتیجے میں جو صورتحال کراچی کی ہوئی ہے, اس میں تباہ برباد کراچی کو رہ گیا. اور یہ نقشہ کراچی کا ہم بار بار دکھا رہے ہیں سب کو, دنیا کو دکھا رہے ہیں بھائی کراچی کے معاملات صحیح نہیں ہیں, صحیح نا. کراچی میں روڈیں, کراچی میں سروس کا نظام, کراچی میں سب کچھ. ساجد صاحب, تو یہ ساری چیزیں تو پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے نا, وہ آخر اقتدار میں ہے, 17-18 سالوں سے سندھ پہ حکومت کری. پھر اس طرح کی باتوں سے کچھ بڑی مذاق خیز سی سچویشن نہیں بن جاتی ہے؟ آپ سندھ چلے ہیں, آپ لوگ تھک گئے ہیں. پیپلز پارٹی کو اس کا آئینہ ہر بارشوں میں دکھاتے ہیں, کبھی کوئی اگر ہیٹ ویو آتا ہے تو دکھاتے ہیں, کوئی اگر وہ کوئی ایونٹ آ جائے, کوئی ایشو آ جائے, بار بار دکھانا پڑتا ہے. کراچی کو آپ نے کیا کر دیا ہے, سندھ تو تباہ ہے آلریڈی, سب بیڑا غرق کر دیا انہوں نے وہاں, ٹھیک ہے نا. ابھی گزشتہ دنوں جو بارشیں ہوئی ہیں, کسی ایک بندے کو ریسکیو نہیں کیا انہوں نے. کتنے ایس ڈی سی ہیں, 40-45-50 لوگ ایس ڈی سی ہیں یہاں پر, زیادہ 100-150 ہوں گے, سب کو ویک, سب کے پاس ویک ہیں. تو کیوں نہیں روڈ پہ سارے اترے ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کو؟ صحیح نہیں, لوگوں ان کے حال پہ چھوڑ دیا. اپنا ہائی وے کے پر, اور یہاں پر اپنا مین جو شاہراہ ہے فیصل ہے, یہاں پر آتی تھی عورتیں, بچے راستے تک کھڑے رہے ہیں بیچارے. پھر ان کے ساتھ دیگر معاملات ایشوز سننے میں آئے گئے, پناہ ہو گیا تو موبائل چھن گیا, تو اللہ رحم کرے. گاڑیاں تباہ برباد, لاکھوں کروڑ روپے کی ہو گئی ہیں. کس کی حکومت ہے یہ, کس چیز کے کام ہے ان کے, یہ کیا ڈبل ڈیگر بسیں چلائیں گے یہ؟ مطلب آپ ان کو, ان کے کانوں کے اندر روئی ڈلی ہوئی ہے. آپ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں سمجھے ہم دیوار پہ اپنا سر مار رہے ہیں, اور وہ سر, اس سے ہم ہی زخمی ہو رہے ہیں, اس سے ہماری زبانیں خراب ہو رہی ہیں, اس سے ہمارے اپنے سر پھٹ رہے ہیں, اور کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب ایک ہی راستہ ہے. ابھی گزشتہ دنوں جو صوبے کا اناؤنس ہوا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ پاکستان کے چاروں صوبے بنائیں گے, صوبے بننے چاہیے مزید نا. تو بالکل حل یہ ہے کہ 22, 23, 24 صوبے بننے چاہیے. البانیہ کی آبادی 3 کروڑ کی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں 12 صوبے ہیں. کراچی جیسے جو سٹی ہے, اتنے بڑے ملک ہیں پاکستان, دنیا کے ممالک کے اندر مختلف جگہوں پر, اور وہاں 12, 14 صوبے ہیں یہاں پر. اور یہاں اگر صوبے کی بات کر دو تو یہی لوگ بولیں گے, پیپلز پارٹی کے لوگ, کہ بھائی یہ تو سندھی تقسیم ہے, دھرتی ماں ہے ہماری سندھ, اور دھرتی ماں کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. دھرتی ماں کو انہوں نے قابل نہیں چھوڑا.
بالکل آپ نے ایک بات جو کہی دھرتی ماں والی، میں پورے پاکستان سے ضرور اس بارے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ خاص طور پہ کراچی میں جو پی کے پھینک رہے ہوتے ہیں، دھرتی ماں کہتے ہیں، اور اسی دھرتی ماں پہ وہ تھوکتے ہیں، پی کے پھینکتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، تو اگر یہ صرف سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو شاید بہت ساری چیزیں خود بخود بہتر ہو جائیں. ہر چیز حکومت کے اوپر کہہ دینا بھی کچھ مناسب نہیں ہے. مطلب ہر شخص کے پیچھے تو نہیں ایک پولیس والا کھڑا ہوگا کہ یہ تم یہاں پر گندگی نہ پھیلاؤ یا تھوکو نہیں یا کچرا نہ ڈالو. ایسا تو نہیں کچھ. ہماری بھی تو ذمہ داریاں ہیں ساجد صاحب. اچھا اس کے علاوہ آگے چلتے تھوڑا نا جی، اس کے علاوہ جس طرح سے ٹریفک پولیس اس وقت لوگوں کے چلان کر رہی ہے نا، بندہ صبح نکلتا ہے، رات کو گھروں میں لائٹ نہیں ہے، بجلی کا نظام تباہ ہے، یہاں بارش ہوتی ہے اور بجلی سے غائب ہو جاتی ہے 2-2 4-4 دن کے لیے. 3 دن بجلی نہیں آئی ہے. اگر آپ کے الیکٹرک کا کیا بدماشی ہے، مطلب اس کو بھی حکمران بنے بیٹھے ہیں. آپ پوچھ نہیں سکتے یار، آپ ہم کو بلا نہیں سکتے اپنے پاس. نہیں ساجد احمد صاحب، کے الیکٹرک کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کے الیکٹرک کے بارے میں تو آپ کے ہی تو لوگوں نے سائن بھی کیے ہیں کے الیکٹرک کے معاہدے پہ. دیکھیے ہم نے تو سائن 28 ترمیم میں کیے تھے نا، بھلائی کے لیے کیے تھے نا، کہ پرائیویٹ ہو جائے گی ادارہ، تو پرائیویٹ اگر ادارہ ہو جائے گا تو وہ اور اسٹرانگ ہو جائے گا، اسٹیبل ہو جائے گا. سیمنس کمپنی ہے، کوئی مقابلہ ہے اس کا؟ کوئی مقابلہ ہے اس کا؟ سوزوکی کمپنی کا مقابلہ ہے؟ پرائیویٹ میں جانے کے بعد اپ گریڈ ہوتے ہیں ادارے. یہ انہوں نے گنڈے بدماش لا کے بٹھا دیے ہیں. یہ تو ابھی آپ کہہ رہی تھی نا تھوڑی دیر پہلے کہ جماعت اسلامی احتجاج کرنے جا رہی ہے. جی ہاں، آپ کس چیز کا احتجاج جماعت اسلامی کر رہی ہے؟ جماعت اسلامی کے خود کیڈٹ کے خلاف نہیں نکلی تھی؟ کیا کتنے لوگوں کے ریلیز دلوایا انہوں نے؟ کیا آج 3.5 سال ان کو بیٹھے ہوئے ہو گئے. ٹائم ختم ہونے والا ہے. اگر 1-1.5 سال رہ گیا، 100 سال نکل گئے دن. یہ کیا کچھ بھی نہیں کیا نا. بس ایک نعرہ دے کر ایشو دے کر اس پر ووٹ لے لیے. کراچی کے لوگ ان سے بھی تنگ آ گئے ان سے بھی لوگ. مطلب آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں یار. آپ بیٹھے میں ٹاؤن، ہم جب تھے ٹاؤنوں میں تو بولے تھے کہ یہ تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. بھائی جاؤ نا، استعفیٰ دو نا یار. آپ استعفیٰ تو آپ جاؤ نا پھر یار. اگر اختیار نہیں تو گھر جاؤ، گھر بیٹھو. کیا کر رہے ہو پھر یہ؟ اچھا، ہم سپریم کورٹ گئے تھے آئین کے آرٹیکل 140 کے تحت کہ فائنینشیل آرٹیکل 140 کے تحت کہ بھائی بلدیاتی لوگوں کو مکمل اختیارات دیے جائیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل تمام اختیارات دیے جائیں. اس پر بولے استعفیٰ دے دیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچا شہر کا بیڑا غرق ہو گیا اور آپ کیا احتجاج ختم نہیں ہو رہے؟ آپ نکلتے ہیں 4 بینر لے کھڑے ہوتے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. سی ایم ہاؤس جا رہے ہیں. ابھی سی ایم ہاؤس سے پہلے بھی ایک دفعہ اور 2-4 دفعہ کر چکے پہلے. ان کا ایگریمنٹ کیا ہوا تھا وہ تو کچھ پتہ نہیں چلا. کیا ہوا، کیا مسئلہ ہوا، کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف نعرہ جھوٹے دعوے جھوٹی بس بات. اچھا چلیں، نجیب ایوبی صاحب بھی یہیں پہ موجود ہیں نا، ان سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے سوال کا جواب. نجیب صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ایک اور بھی اہم بات تھی کہ جماعت اسلامی کو 9 ٹاؤنز کو 27 ارب روپے دیے گئے، اس کا حساب کہاں ہے؟ یہ بھی خبر آئی تھی. ضرور وعدہ کریں آپ مجھ سے بیچ میں نہیں بولیں. اچھا آپ مختصر بولیے. ساجد کا جواب بھی دینا ہے. ضرور. ساجد کا، میئر کراچی کا یہ والے دعوے کا اور آپ کا. ٹھیک ہے، جلدی سے. اب میری آپ کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا اور میں انشاءاللہ 2-3 منٹ میں سم اپ کر لوں گا. ساجد کے تو سر پہ چوٹ لگی تھی سی ایم ہاؤس پہ جب یہ لوگ گئے تھے نا، تو ان کے پٹی وٹی بندھی تھی، اس کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں. ساجد کے سر پہ وہ پورا ٹی وی پہ. اب بات کیا ہے؟ اصل بات یہ دیکھیے، جماعت اسلامی کا احتجاج، ان کو کیا پریشانی ہے؟ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے آج اسمبلی کے اندر. ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، انہوں نے اپنی تنخواہیں 400% بڑھوا لیں، اور صرف ایک نمائندہ جماعت اسلامی کا ہے جس نے اس بنیاد پہ مخالفت کی کہ بھائی شہریوں کی تنخواہ تو 10% بھی نہیں بڑھی. اور اسمبلی کا ممبران کہ اس نے اپنی تنخواہ کا بھی یہ کہا کہ ہم نہیں بڑھانا چاہتے. اس لیے تو جماعت اسلامی تو یہ سیاست کر رہی ہے. جماعت اسلامی نے تو بجلی کے ٹیرف میں کمی کروائی ہے. اگر حافظ نعیم نے اور جماعت اسلامی نے احتجاج کیا، بینر لے کے کیا یا جس طریقے سے بھی کیا، جماعت اسلامی کا کریکٹر تو یہ ہے کہ اس نے بل کے اندر کمی کروائی. آئی پی پیز جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا تھا، اور خود اب وزیر اعظم نے کہا، اویس لغاری کہہ رہا ہے، اورنگزیب جو وزیر خزانہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ آئی پی پیز جو ہے سارا پیسہ کھا جاتی تھی، ہم ان کو ریڈیوس کر رہے ہیں. ایگریمنٹ نئے ہوئے تو یہ تو جماعت اسلامی کا احسان مانو نا. بل میرے پاس بھی آ رہا ہے اور ساجد کے پاس بھی آ رہا ہے، تم بھی اب کم بل دے رہے ہو پہلے کی نسبت، تو یہ جماعت اسلامی کا احسان ہے. اب آ جائیے اس کے بعد
کہ وہ مرتضی वहाब ने जी कितने अरब रुपए दे दिए 9 टाउन 27 अरब को, 27 9 टाउन नहीं है, 45 टाउन है, सिंध के अंदर भी टाउन है, हर जगह उतने 1 अरब रुपए दिए हैं हर कराची टाउन के को। टाउन की सुनिए, बात कर रहे हैं नहीं हर जगह दिए हैं, लेकिन वो जो टाउनों को 1-1 अरब रुपए दिए, उसमें जमात इस्लामी के 9 टाउन भी शामिल हैं, पीटीआई के 3 शामिल हैं और खुद पीपल्स पार्टी के टाउन भी हैं, लेकिन उसमें से 88% पैसे तो तनख्वाहों की मद में है ना। हर टाउन के अंदर 600, 800, 900, 1200 मुलाजमीन आपने थोप के रख दिए हैं, उनकी तनख्वाहें जाती हैं 88, एक पाई का हिसाब। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था, मुनीम जफर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने बताया, हमने 9 टाउन का हिसाब दे दिया कि 88% पैसे पूरे के पूरे वो तनख्वाहों में चले गए। उसके बाद सर जी, मेरी आपकी बात हुई, अब आप सुनेंगी, मैं खत्म कर रहा हूं। 88% तनख्वाहों में चले गए। 88% के बाद जो उनके वाजिबात होते हैं, सोशल सिक्योरिटी होती है, मेडिकल होती है, बाकी उसमें चले गए। 5% पैसे बिलों की मद में हुकूमत पहले ही काट लेती है, लिहाजा 1 अरब का हिसाब तो बन गया जीरो। तरक्याती फंड जिससे रोड बननी है, जिससे दीगर काम होने हैं, 1 पाई का पैसा भी सिंध हुकूमत ने बल्दियात में ट्रांसफर नहीं किया है। ना पीपल्स पार्टी को दिया हो तो मुझे नहीं पता, जमात इस्लामी के टाउनों में नहीं दिया। तो ये सूरत हाल है। अब मैं कहता हूं कि लेके आ जाइए पीपल्स पार्टी के टाउन, अपना हिसाब लगा दें। जमात इस्लामी ने तो 1-1 पाई का हिसाब नजीब अयूबी साहब, मुझे ये बताएं कि जो 88% आप तनख्वाहों में दे रहे हैं पैसे, वो लोग क्या काम करते हैं, उनका काम कहाँ नजर आता है? जिन मुलाजमीन को आप देखें, अगर हमें सैलरी मिलती है तो हमारा काम नजर आएगा ना, कोई काम करेगा, कोई माली है, कोई ड्राइवर है, कोई भी काम, और अगर वो काम ही नहीं करे, क्या वो सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए? आपके पास पैसे है, आपने अमलन ऐसे ही हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, लेकिन ये इख्तियार टाउन को नहीं है, ये सिंध हुकूमत के एम्प्लॉई हैं जो हर टाउन, मेरी बात जाती है ना, आप भी बोल रही है, मैं भी बोल रहा हूं, ये नदीम शहजाद भी बोलेंगे कि आपके ऊपर इम्बोस कर दिए गए हैं ये मुलाजमीन, घोस्ट मुलाजमीन हैं जिनको तनख्वाहें जा रही हैं। जहां हमने चेक एंड बैलेंस किया, हम हाजिरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि आ जाएं, तो भाई ये तो जुल्म है ना। आप टाउन को कह रहे हैं कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, तो पैसे तो आप दे नहीं रहे। तरक्याती फंड 1 रुपए का नहीं दिया है, अब तरक्यात कैसे होगी? अच्छा, फिर तरक्की के सारे शोबे अपने पास रखे हुए, मेयर साहब के पास है ना भाई, रोडें बनाने का काम टाउन के पास नहीं है, गलियां साफ करने का काम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास है, दीगर सारे काम जो हो गए वो क्लिक के नाम से एक कंपनी बना दी, उसके हैं, तो टाउन चेयरमैन बेचारा अब क्या करेगा? लेकिन इसके मुतबादल है कि जो मेयर साहब का फंड्स की जो बात हो रही है, जमात इस्लामी उसका जो भी उसके बैलेंस किया है, लेकिन उसकी दूसरी सूरत देखें जी, वहां पर आपके पास अब टैक्स की जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी टाउन्स के पास और यूसीस के पास आ गया। वो जनरेट जो फंड रेवेन्यू जितना आपकी कारकर्दगी है, वो फंड फिर कहां पर है? जो वहां पे डेथ मैं बता रहा हूं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात है, हजारों रुपए की, लाखों रुपए की वो आमदनी, लाखों नहीं करोड़ों भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की, और यही एक तज्जियाकार का काम होता है कि वो पार्टी का नुमाइंदा ना बने, वो तज्जिया करे। तो ये बेहतरीन काम आपने किया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो पैसे प्रॉपर्टी के नाम पे आते हैं, या वो कह रहे हैं कि जनाब ये मौत मैयत के पैसे आते हैं, जो सर्टिफिकेशन बनती है उसके कुछ पैसे आते हैं, ये पैसे 2 शोबों में खर्च होते हैं। एक शोबा आपके पास है जी पार्क, जितने भी बल्दियात के टाउन हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हों या किसी के भी हों, जमात इस्लामी के हों, वो पार्क की डेवलपमेंट करेंगे, वो लाइटें लगाएंगे। तो बस ये 2 काम रह गए हैं, और इन 2 कामों के अलावा टाउन चेयरमैन के पास कोई काम नहीं, या तो वो लाइट लगाएगा या सारा इख्तियार इस वक्त, यानी अब आप देखें पूरी कराची में जो पानी है ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है, जिसके चेयरमैन मेयर हैं, जिसके मेयर हैं, तो इनके पास हजारों गाड़ियां हैं और सैकड़ों हजारों मुलाजमीन हैं। क्या आपको बारिश में ये नजर आए हैं किसी जगह? मेरा जी हैसियत देखे एक जर्नलिस्ट बात जरूर करूंगा ये कि देखिए, एक जाने हमारे जमात इस्लामी भी है, एमक्यूएम पाकिस्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं, और दीगर जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पीटीआई वाले भी हैं, सब पीटीआई, जिनको भी आप ले लें, जितनी भी जमातें यहाँ पर काम कर रही सियासी जो 176 जमात, जी, इनके लिए एक मैसेज जरूर है। कराची के हवाले से बात है, कराची का मकीन है, कराची से बात हुई है, डबल डेकर से बात का आगाज हुआ है कि क्या यहाँ इन रोडों पर, इन सड़कों पर चलेंगी तो हम मुख्तलिफ अपने
आरा दे रहे हैं, ठीक एक है। राय दे रहे हैं, ठीक है। आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब आप ये भी तो देखें कि हमारी जो लोकल ट्रेन सिस्टम था, जिसको शेख रशीद साहब आए, उन्होंने उनको दुल्हन की तरह बनाया, सजाया, चलाया, और वो डमी एक नमूदो नुमाइश थी। उसके बाद वो ट्रेन सिस्टम का नामो निशान भी नहीं रहा। लोकल ट्रेन चलाई जाएगी जी, और आवाम की सहूलत के लिए जो सफरी सहूलत में देखे, ट्रेन एक सस्ती और आसान और एक अच्छी सवारी केसीआर की है, बात उस कर पर रहे कोई हैं। बात ही नहीं कर रहा। उस पर जमात केसीआर की इस्लामी, बात कर रहे हैं। केसीआर की नहीं, उस पर जमात इस्लामी के इस्लामी मुतालबे में देखें हुकूक जी, कराची में उस वक्त शामिल है। उसके हमने अलावा उस वक्त भी बात की, अभी भी बात नहीं। जिस तरह एक हर public चीज पे transport का- एहतजाज हुआ है भाई। अच्छा, जिस हमने तो तरह- दौरे किए हैं नदीम जिस शहजाद, हमने तो मीडिया को साथ लिया। अच्छा, ठीक है। केसीआर हम के उसके जितने solution रेलवे पे जाते हैं। स्टेशन ठीक है, है ना, एक और मेरी बात- बात- अपनी बात आपने कर दी, मेरी ले लें। अच्छा। तो मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ जी, कि जी। हमने तो हाफिज नईमुर रहमान के साथ एक एक स्टेशन जो वर्क करना था वहां जाके खड़े हुए ठीक है। मीडिया को अच्छा, बताया बिल्कुल कि बिल्कुल, मैं आपको इसके साथ मौका झूठ बोल दूंगी रहे हैं। नदीम साहब। लेकिन नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। नदीम शहजाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल, इस सवाल से मैं पहले लोकल ट्रेन सर्विस की बात की, इसके साथ साथ हेल्थ को मैं बात करूंगा कि सिंध गवर्नमेंट हेल्थ पर इतनी खतीर रकम वक्फ कर देती है। इदारों पे इदारे बनाए जा रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता उन इदारों का ठीक है। जिनकी दावेदार है सिंध हुकूमत भी और दीगर भी इस तरह। लेकिन आप उस हेल्थ को के जो अमराज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम क्यों नहीं किया जाता? क्वालिटी कंट्रोल क्यों नहीं की जाती? बीमारियों को क्यों नहीं रोका जा रहा? मेरा उस सवाल तरफ होता तवज्जो है। नहीं दी जा रही। अस्पताल बनाने से बेहतर है साफ पानी दें। फंड्स पे फंड्स दे दिए जा रहे हैं। आपके पास बाकायदा तौर पर फूड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी हमारी मौजूद है सिंध के अंदर, वो अगर प्रॉपर काम करे, एक मियारी चीजें हो, जाली चीजों से रोका जाए, और जो अमराज ऐसी मुजी अमराज, कैंसर बड़ी तेजी से फैल रहा है, मुंह का कैंसर गुद के मावे से फैल रहा है, दूध जो है वो केमिकल है ना पूरा, तो तमाम वो चीजें पेट के अमराज इस है, हवाले से भी पानी कोई काम साफ नहीं है, हेल्थ के बहुत हवाले से सारी हम चीजें। उस वक्त इस काम को मानेंगे जिस वक्त इसके कंट्रोल पे काम किया जाएगा। बहुत और अच्छी बात कैंसर है। के हवाले से मैं करूंगा कि मुंह का कैंसर आप देखें, गुटखा मावा, ये पानपुरी, ये खाने से इसके अंदर आप देखें ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। अब जिस इलाके में चले, कहां ये रोका गया है, इस पर दावे वादे जरूर किए गए। तो इन चीजों की तरफ भी तमाम जमातों को मिलकर इस पर काम करना है। इन चीजों को भी हमने हालांकि देखना है बैन जो है, आवाम के जो गुटखा मसाइल हैं। माफिया के बड़े केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं, बैन है ये, और बिल्कुल। रेंजर्स कार्रवाई कर रही है और पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके टास्क फोर्स इस बावजूद पर बनाई गई है। और बाकायदा तौर पर आईजी साहब ने यह भी कहा था कि जिस इलाके के अंदर यानी कि गुटखा मावा अगर इस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से बिकेगा, वहां के SHO को हटा दिया बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। कार्रवाई की लेकिन जाएगी। इस पर भी जमातों को बात करनी चाहिए सियासी बुनियादों पर, बिल्कुल इलाके के करनी चाहिए। अवाम मुफाद आमा अब के देखें, तहत। कल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, 2.5 साल का बच्चा जो कि डंपर तले रौंदा गया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, मतलब डंपर माफिया इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो सिंध हुकूमत को इसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। कब से हम आवाज़ उठा रहे हैं, और अब मेरा ख्याल है 500 से ज़ायद लोग हैं जो हादसात का शिकार हो चुके हैं। नजीब साहब, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले महीने तक 538 फिगर थी इन महीनों की। हाँ। और अब ये जो 3 बच्चे यहाँ गुलिस्तान जौहर में, जी। वालदा और 2 लोग, जी। और कायदाबाद में, और ये सब मिला के अब तो ये 350 तक जी, का फिगर हो कितने गया। जुल्म है। क्यों कि इनके मैं एक और बात कहता हूँ, ये डंपर और ये सब कुछ इनके फाइनेंसर ये लोग हैं। ये जो बड़े बड़े हाथी बैठे हुए हैं जिनके करोड़ों रुपए के ये डंपर चल रहे हैं, ये फाइनेंसर हैं। ये एक पूरा निजाम है, और ये बीआरटी का तोहफा है कि इन्हीं रोडों पे तो दंदनाते फिरते हैं ना। ये तामीराती सामान लाने ले जाने के लिए, ये फला करने के लिए। तो कितने बच्चे हम कुर्बान करेंगे कराची वाले इस बीआरटी के नाम पे। और उनको संजीदा होना चाहिए। स्टूडेंट्स मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं। अच्छा, जितने भी ओवरहेड बनाए गए थे ब्रिजेस क्रॉस करने के लिए, अब वो निकाल दिए गए हैं। ये कौन करेगा? यही वजह से तो जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है हुकूक कराची के नाम से। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, पानी नहीं मिल रहा, निकासी हो नहीं रही, गैस का फुकदान है, बिजली 18 घंटे जा रही है, और अब तो पीएमटीयां पानी में नीचे लगा दी हैं। उस वजह से 5-5 दिन बिजली नहीं आ रही लोगों के पास। तो हुकूक कराची और क्या है? हम तो जबान की बात नहीं कर रहे, हम तो कोई और लिसानियत की बात नहीं कर रहे। कराची में जो रह रहा है भाई वो निकल के आए। अस्पतालों में तनख्वाहें, जो कि केएमसी के अस्पताल है, वहां 5 महीने से तनख्वाहें मुजाहरा चल रहा है, अभी भी एहतजाज 5 महीने से आप तनख्वाह नहीं दे रहे। अच्छा, एक बात पोस्ट ग्रेजुएट्स को आप एहतजाज करें, किसी भी किस्म का एहतजाज करें, डॉक्टर एहतजाज करे या जमात इस्लामी एहतजाज करे, रोड बंद करे या कुछ भी, मुतासिर फिर वही आवाम होती है।
بالکل عوام میں اتری ہے، اس میں وہ مریض متاثر ہوتے ہیں ایمبولینسز میں، اور ہمارے پورے نظام ٹریفک کا درم برم ہو جاتا ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی ڈمپرز کی، اس پہ دیکھیں میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات کر دوں. ڈمپر کے حوالے سے دیکھیں ان کی جو ایسوسیشن ہے بڑی مضبوط ہے شاید، یا جن کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں بے لگام وہ گھوڑے کی مانند ہے کہ وہ فوری طور پر احتجاج کر دیتے ہیں، فوری طور پر سراب گوڈ بلاک کر دیتے ہیں. لیکن ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں آپ ٹریفک کے کنٹرول کے قوانین بنائے آپ نے کہ موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹیں تو آپ دیکھیں اتنے بڑے سائن بورڈ لگا دیے، لیکن ڈمپر پر نمبر نظر ہی نہیں آتے. ان پر لگانے چاہیے بڑے سائن بورڈ تاکہ ان کا نمبر تو پتہ لگے. پھر اس کے اندر شمالہ صاحب ایک آپ کو ٹیکنیکل چیز بتاؤں کہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ڈمپر ہیں یہ کون سی برانڈ ہے، ان کے آپ دیکھیں تو اتنی اونچائی ان کی، یہ کون سا سٹینڈرڈ ہے ڈرائیونگ کا. پھر ان کے 14 ویل ہیں، اور یہ گاڑیاں پاکستانی ہیں، سنگاپوری ہیں، لیکن کسٹم ہے، نان کسٹم پیڈ ہے. ان کے اگر چیچس فریم چیک کیے جائیں گے تو بہت کچھ نکلے گا اس میں. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے، جب ہم نے اس پہ ریسرچ کی تھوڑی سی تو پتہ یہ چلا کہ کیوں یہ کنٹرول نہیں کر پاتے اپنی سپیڈ کو. جب یہ بریک لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیونکہ بہت سپیڈی آ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے جو پانی ہوتا ہے کیونکہ وہ لیکوڈ ہے تو وہ باؤنس کرتا ہے، باؤنس کر رہا ہے، اور وہ پورے ڈمپر کو آگے دھکیلتا ہے. آپ کتنی ہی اس کو بریک لگا فلو سے ایگزیکٹلی. اور پھر بہت کم عمر بچے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے. ہمارا تو چونکہ سائیڈ ایریا ہے، لائسنس نہیں ہوتا ان لوگوں کے پاس، ان کے پاس عمریں ان کی بہت کم ہوتی ہیں. پھر ان کی کوئی اویئرنس نہیں ہے، ان کی کلاسز ایسی نہیں ہیں. اس پر جو ٹریفک پولیس کو ڈمپر کے جو ڈرائیورز ہیں، کلینڈرز ہیں، جو ساتھ سٹاف ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، اویئرنس کی ضرورت ہے. ان کی ہائٹ کے معاملات کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور ان میں یہ پاکستان کے اندر ان قانون موجود ہے کہ ان کو چلنے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. یا لو باڈی ڈمپر بھی موجود ہے. دیکھیں ان کے ایکسیڈنٹس کی ریشو بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. ٹرالرز ہمارے پورے کراچی میں سے گزرتے ہیں، پورے پاکستان کی ٹرانسپورٹ کراچی تک آتی ہے اور ہمارے انہی مین شاہراہوں سے گزرتی ہوئی آ رہی ہے. 12 بجے کے بعد مین شاہراہوں پہ جانے کی اجازت ہے، دن میں بھی وہ لوکل ٹرانسپورٹ ہے. لیاری ایکسپریس بنائی گئی ہے. پڑھی لکھی قوم ہوتی ہے. 3 دن پہلے کیلیفورنیا کے اندر ایک سکھ ڈرائیور نے جو ٹیکساس سے کیلیفورنیا شفٹ ہوا، وہ لائسنس اس نے لے لیا جس طریقے سے بھی، اور اس نے 4-5 شہریوں کو اور کچھ گاڑیوں کو کچل دیا غلط ٹرن کرنے پہ. وہاں کا میئر اپنا، اور وہ فرار ہو گیا، اپنا ہیلی کاپٹر لے کے دوسرے شہر میں جاتا ہے، ڈرائیور کو گرفتار کرتا ہے، واپس اپنی ٹیریٹری میں آتا ہے کیلیفورنیا میں. اور اب صدر ٹرمپ نے بھی نوٹس لے لیا. وہاں دیکھیے ان اموات کا اتنا نوٹس لیا جاتا ہے. یہاں 600 اموات ہو جائے ٹینکر اور ڈمپر کے نیچے اور کوئی جوں نہیں ریگ رہی کان پہ. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں، قانون سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے ان پولیٹیشنز نے پاکستان کو کرائے کا گھر سمجھ لیا ہے. یہ جب باہر فارن جاتے ہیں، ان کے دیکھیں بزنس باہر ہیں، ان کی جو ترجیحات ہیں وہ بیرون ملکوں میں، وہاں جا کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں سارے، اور یہاں آتے ہیں. یہ ایک اس طرح عوام بھی دیکھیں ہمارے یہاں تو ہماری عوام کے اندر، کراچی کی عوام کے اندر ایک چیز ہے قانون کی پاسدار ہے. جب دیکھیں ٹریفک قوانین سخت کیے جاتے ہیں کہ بھئی ہیلمٹ پہننا ہے، تو آپ دیکھیں میں نے تو ایسے بھی نوجوان دیکھے ہیں جنہوں نے وہ پلاسٹک کے کام والے ہیلمٹ بھی پہن لیے، وہ نکلے لیکن آگے انہیں کچھ نظر آئے. قانون سب کے لیے امتیازی سلوک نہ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ منصفانہ بنیادوں پر ہو اور قانون نظر آئے، منصفانہ طریقے سے توڑ جوڑ نہ ہو. اگر فائن ہے تو فائن لیا جائے، پھر یہ نہ ہو کہ فائن کیا اور 700-500 لے کے آپ چھوڑ دیں. تو یہ روزمرہ کے معمول ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس پر بھی تمام پولیٹیشنز کو اور جماعتوں کو آواز اٹھانی چاہیے، قوانین کے عمل درآمد کے لیے. بالکل. اور ہماری قوم اس چیز کی بڑی پاسدار ہے. اور اسی حوالے سے میں نے آپ کو بات کر رہا تھا کہ ہم جب دیکھیں ایک گاؤں سے جب بندہ کراچی جیسے شہر میں آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گاؤں کا ماحول ویسا ہی رہے، وہ ڈیولپ نہ ہو. چونکہ انہوں نے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں جائے تو ہم اسی طرح جاراتاری رہے، نوابی سرداری قائم رہے، کراچی میں وہ ڈیفنس میں رہے. فیڈرل سوچ ہے یہ، اور یہی سوچ ہمارے اس ٹائم کراچی میں کہہ لیں پاکستان پہ لاگو ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. ساجد احمد صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اور ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ساجد احمد صاحب، آپ نے اتنی دیر سے گفتگو سنی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جماعت اسلامی جو بھائی بیٹھے انہوں نے آئی پی پیز کی بات کی. جی یہ تو شکر ادا کریں کہ ایک بزنس مین نے اس مسئلے کو اٹھایا اور انہوں نے کیچ کر لیا اور دیگر پارٹیوں نے اس کو کیچ کیا. آئی پی پیز کی الف بے جیم کسی کو معلوم نہیں تھی پاکستان کے اندر. یہ تو 1998 سے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے علاوہ یہ کون بزنس مین ہے بھائی، کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ان کا کہنا یہ، میں آپ کے بیچ میں جس وقت ہم نے بات کی ہے تو اس وقت بھی آپ بغلے جھانک رہے تھے. نجیب صاحب بات کر لینے دینا، ایسی بات غلط بات نہ کریں نا. اچھا اس کے بعد اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بجلی کے بل اب کم آ رہے ہیں، ذرا کراچی کا وزٹ تو کریں.
जीत कर घरों में चले गए, इनको क्या पता कि कराची के लोग कितना परेशान है। वो फार्म 47 वाले अब ये बात करेंगे, जो एक पोलिंग स्टेशन नहीं निकाल सके, इतनी वो फार्म 47 वाले अभी हमें बताएंगे। वहाँ पर आपके ख्वाजा इजहार नारे लगाए थे, ख्वाजा इजहार। सुन तो बात को यार, नजीब साहब, अब टाइम कम है, उनको बात कर लेंगे। उन्होंने बड़े सुकून से सारी बातें सुनी है। जब इंसान को दलाइल नहीं तो हैंगी पैंगी बातें करता है ना। अरे सुन लो बड़े मियां, सुन लो बात को ना। नजीब साहब, साजिद साहब प्लीज आप अपनी बात मुकम्मल करें। नजीब साहब प्लीज, उन्होंने अपनी बात आपकी बात सुनी ना, अब उन्हें 4 मिनट दे दें। अच्छा साजिद अहमद साहब, थोड़ा सा गुफ्तगू को अपने अल्फाज के चुनाव में मुझे टाइम दें। इसके अलावा जी कह रहे हैं कि हमने फलां पे एहतजाज कर रहे हैं, वो डॉक्टर से तनख्वाह रुकी हुई। हल बताएं साजिद साहब। 50-70 सालों से एहतजाज कर रहे हैं आप, एहतजाज से क्या हल निकला? IPPS का मसला हल हो गया एहतजाज से, KLT का मसला हल हो गया एहतजाज से आपको फायदा हो गया, आपकी सियासत चमक गई और आप कुर्सी बैठ गए। जब एक शेर है ना, मुझे याद आ रहा है अच्छी तरह से ना, या तो अल्लाह ताला हमें मौका दे दे, अभी हमारे हाथ पाँव खोलते हैं, हम बताएं कराची को कैसे सीधा करते हैं ना, जैसे पहले रखा सीधा ना, तो सीधा कर देंगे चीजों को, आप मौका देना फिर। ठीक है ना? इसके अलावा जब कुछ करने सुनने, अरे हाँ दोबारा शुरू करेंगे, हल यही है। अरे बड़े मियाँ हल यही है, अरे हल यही है, मौका मिले फिर करेंगे दोबारा से। गलत बात कर रहे हैं, हम सीधा कर देंगे। हल यही है, अभी मौका मिले वही काम करने में। अभी आपके बल सुधरे नहीं है लगता है। बिल्कुल इंशाल्लाह कराची के अवाम आपके बल निकाल देंगे, निकाल तो दिए। नाज़रीन टाइम अगर हाथ दोबारा मौका आ गया ना, आप खामोश हो जाएं प्लीज। अब वो दौर नहीं रहा। नजीब साहब वक्त खत्म हो गया है, सियासत करना, आप माइक म्यूट कर चालू बातें करना, माइक म्यूट कर दें प्लीज। बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नजीब अयूबी साहब आपने वक्त दिया। नाज़रीन क्या होगा और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।